बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के हमारे प्रश्न मंच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, मुख्य वक्ता देहरादून से हमारे आदरणीय JS बौद्ध साहब, कार्यक्रम को होस्ट और संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, पूरे देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्यगण, सभी प्रदेशों के संयोजक सह संयोजक, सभी प्रदेश कमेटियों के माननीय सदस्यगण, पूरे देश भर से जुड़े हमारे सभी सम्मानित उपासक और उपासिकाएं, हमारी बहनें, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज का जो कार्यक्रम वेबिनार पे रखा गया है उसका मुख्य मकसद ये था कि बहुत सारे लोग जब प्रोग्राम चलता है तो उसके बीच में से प्रश्न करते हैं तो कार्यक्रम डिस्टर्ब होता है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना करने से पूर्व ही ये तय किया है कि हमें अनुशासन में रह के काम करना है और एक सिस्टम से काम करना, अनुशासन में रह के करना है और सिस्टम से रह के करना है। और चूंकि लोकतांत्रिक तरीके को अपनाना है, सभी की भावनाओं को ध्यान में रखना है, सभी की बात को सुनना भी है, ये भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर प्रश्न काल का भी समय रखते हैं। जब हमारे आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब के 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 10 दिवसीय शिविर लगते थे बाबू रामकिशन अशोकायन जी की अध्यक्षता में, तो भी 1 घंटे का समापन से पहले प्रश्न काल अवश्य रखते थे, जिससे साथियों की मनसा और उनका जो भी मन में भाव हो वो निकल के आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये रखा गया है। बहुत सारे साथी बीच में हैंडसम करते हैं और आज नहीं, आज से पहले प्रोग्रामों में भी करते हैं। हैंडसम का मतलब होता है कि वो समय चाहते हैं बोलने के लिए। तो हमारे यहाँ जो समय बोलने का रहता है वो पहले से निर्धारित रहता है। किस हमारे आदरणीय बुद्धिमान वक्ता को अपनी बात रखनी है और कितने टाइम तक रखनी है, ये पहले से निर्धारित होता है। पहले से हम लोग तय कर लेते हैं कि JS बौद्ध साहब बोलेंगे तो 20 मिनट बोलेंगे, राष्ट्रीय आचार्य साहब बोलेंगे आज तो 40 मिनट बीच में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, 1 घंटा 2 साथियों के लिए रहेगा, 1 घंटा फिर प्रश्न और काल का रहेगा। तो जो साथी बोलना चाहते हैं तो वो छूट जाते हैं, तो उनके लिए भी हमने ये प्रावधान किया हुआ है कि वो हमारे केंद्रीय कार्यालय में नोट करा दें अपना नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर और किस विषय में वो बोलना चाहते हैं अपना विषय नोट करा दें। और समय समय पर हम लोग जो कार्यक्रम चलाते हैं इसमें स्पेशल एपिसोड भी हम लोग रखते हैं, तो ऐसे साथियों को फिर हम उसमें आमंत्रित कर लेते हैं, उनको मौका देते हैं। तो ये बात मैंने इसलिए बताई है कि जब तक हम लोग सिस्टम से या प्लानिंग से काम नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। आज हमारे आदरणीय आचार्य साहब बहुत कम बोले हैं, उन्होंने ज्यादा समय मेरे लिए ही छोड़ दिया है, उनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे 24 सम्मानित उपासक और उपासिकाओं ने अपने लिखित प्रश्न
केंद्रीय कार्यालय को भेजे हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब को भेजे। 24 प्रश्न जो मेरे बीच में रखे गए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ही उनको पढ़ के सुना दूं और मैं ही उसका आंसर दे दूं। पहला प्रश्न हमारे बीच में है माननीय बीडी चौधरी साहब, उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। उन्होंने अपने प्रश्न के माध्यम से पूछा है कि अपनी पार्टियों के गठबंधन होने चाहिए और बहन जी तक यह आवाज पहुंचाएं, आगरा के साथी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथी। ऐसा उनका प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर वैसे मैं नहीं देना चाहता, चूंकि हम धार्मिक रूप से काम कर रहे हैं, ना कि हम राजनीतिक रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये अच्छा उनका सोच है कि जो SC, ST, OBC या प्राचीन काल के जो बौद्ध लोग हैं, जिनकी संख्या भारत में 100 करोड़ है, उनके द्वारा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां संचालित हो रही हैं, तो वो अकेले अकेले लड़ने में कमजोर पड़ रही है। वो मनुवादी या ब्राह्मणवादी पार्टियों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। तो ये प्रश्न इस संदर्भ में अच्छा है, इस संदर्भ में अच्छा है कि इनका गठबंधन होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो मानवता के पक्षधर हैं, जो न्याय में भरोसा रखते हैं, संविधान में भरोसा रखते हैं, जो मानवता में भरोसा रखते हैं, वो साथी ऐसा चाहते हैं कि हमारी जो बहुजनों की ताकत है, जैसे 85%, 90% उनकी संख्या है, ये ताकत का बंटवारा ना हो, ये एक साथ इकट्ठा होकर पूंजीवाद, मनुवाद से मुकाबला करें। ऐसा शायद उनका मन का ये सोच होगा, अच्छा सोच है। तो इसमें उत्तर मेरा ये है कि हम कोशिश करेंगे आदरणीय बहन मायावती जी तक आपकी आवाज पहुंचा दें, लेकिन बहुत बड़ी ताकत हमारे पास नहीं है कि हम बहन जी को विवश कर दें। विवश नहीं करते, आपका ये प्रश्न आया है और हम इस पे मैं कार्यकारी अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नोट कर लें कि हम ये जो विखराव है, ये विखराव ना हो, इस संबंध में राष्ट्रीय बौद्ध महा के लेटर पैड पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को, उनको आदर सम्मान के साथ हम चिट्ठी लिखेंगे और ये निवेदन करेंगे कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें मानवतावादी, अम्बेडकरवादी विचारधारा के वोटों का बंटवारा ना हो। ये एक साथ होकर ऐसी ताकतों को जो संविधान को खत्म करना चाहती हैं, जो मानवता को खत्म करना चाहती हैं, उसे कुचलें, उसे दबाएं, उसे खत्म करें। ये हम कोशिश करेंगे। ये मेरा उनके लिए आंसर है, उत्तर है। तीन प्रश्न हमारे प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के, नहीं सॉरी, दूसरा प्रश्न है, ये किया है धर्म सिंह कैम, फतेहपुर सीकरी, आगरा ने। धर्म सिंह कैम फतेहपुर सीकरी आगरा से है। इनका कहना है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आवाज उठाए, बौद्ध गया की जमीन मुक्त कराए। मान्य धर्म सिंह कैम जी, बौद्ध गया आप कभी गए हैं? यदि नहीं गए हैं तो जरूर जाइए, और वहां जहां जो चक्रवर्ती धम्मप्रिय अशोक सम्राट ने जो बुद्ध विहार बनाया है, उस बुद्ध विहार के अंदर जहां तथागत बौद्ध बुद्ध की प्रतिमा लगी है,
ठीक उसके सामने बहुत प्राचीन काल से ही कुछ साथियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके शिवजी की प्रतिमा भी लगा दी। शिवजी की प्रतिमा भी लगा दी है उसी मंदिर में, और बहुत सारे विवाद हुए हैं, बहुत सारे विवाद हुए हैं। और उन विवादों में शाम को 6 बजे पहले बुद्ध वंदना होती है, उसके बाद फिर ब्राह्मण संस्कृति के आचार्यों के द्वारा उसमें आरती होती है। ये वहां का सिस्टम है। सुबह भी ये सिस्टम है, शाम को भी ये सिस्टम है। इसलिए उसको इस यथास्थित कर दिया गया, उस पर स्टे कर दिया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, न्यायालय में तमाम केस विचाराधीन हैं। मान्य न्यायालयों का इसमें कोई निर्णय अभी तक नहीं आया है। और तीसरी बात खास जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि आप बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग इतनी बड़ी ताकत भारत में पैदा करें कि फैसला करने वाली, निर्णय करने वाली शक्तियां उनके हाथ में हो। या तो वो शक्ति में हो, ताकत में हो, या ताकत तो उनके हाथों में हो, तो आपके मन इच्छा के अनुसार निर्णय हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। इसमें मेरा ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न, जीवन में सही निर्णय कैसे लें, उदाहरण देकर समझाएं। ये माननीय हमारे दिल्ली प्रदेश के संयोजक युवा साथी हैं योगेश गौतम साहब, उन्होंने कहा है। अच्छा प्रश्न है। जीवन में सही निर्णय कैसे लें, उदाहरण देकर समझाएं। देखिए माननीय योगेश गौतम साहब, सही निर्णय लेने के लिए सही सोच का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। सही सोच, निष्पक्ष सोच, सही सोच और निष्पक्ष सोच यदि हमारे पास है तो हमने सही निर्णय लेने के लिए पहला कदम रख दिया है। दूसरा, संगति। हम कैसी संगति में रहते हैं, हम जिस संगति में रहते हैं, क्या वह संगति नैतिक सोच वाली है, मानवता सोच वाली है, अर्थात अनैतिक सोच वाली है। चौथा, प्रलोभन और निष्पक्ष होना। यदि हमारे मन में कोई स्वार्थ है, हमारे मन में कोई लोभ है, प्रलोभन है, तो हम जीवन में कभी सही निर्णय नहीं ले सकेंगे। प्रत्येक मनुष्य के मन में दो विचार आते हैं। एक निष्पक्ष विचार आता है, एक स्वार्थ पूर्वक विचार आता है। एक विचार निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए आता है और एक विचार मानवता के हित के लिए आता है। अब इसमें देखना यह होता है कि कौन सा ऐसा विचार है जो प्रभावी हमारे ऊपर होता है। हमारे मन मस्तिष्क पर कौन सा विचार प्रभावी होता है। यदि स्वार्थ वश निर्णय लेने का विचार प्रभावी होता है तो हम जीवन में कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकेंगे। और यदि निष्पक्ष भाव, परोपकार का भाव हमारे मन में होता है, हमारे मन मस्तिष्क पे होता है, तो निश्चित रूप से हम सही निर्णय ले सकेंगे। तो इसके लिए हमें वातावरण तैयार करना होगा। हमको ऐसा माहौल बनाना होगा
ऐसी संगति का हमको संगति हमको करनी होंगी। हमको सेमिनार, प्रशिक्षण, वेबिनार, धम्म देशना, प्रवचन कार्यक्रम ऐसे करने होंगे कि मनुष्य के मन में निष्पक्ष भाव, निस्वार्थ भाव प्रभावी हो सके। और निस्वार्थ मन मस्तिष्क में प्रभावी होगा तो हम सही निर्णय ले सकेंगे। ये इसका उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय योगेश जी। संगति का विशेष ध्यान रखें। चौथा प्रश्न आया है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में महिलाओं के संगठन का विस्तार क्यों नहीं हो रहा? पिछले कई वर्षों से केवल सीमित संख्या में महिला पदाधिकारी हैं। प्रत्येक प्रदेश में संभाग तक गठन होगा, इसके लिए क्या तैयारी की गई है? ये हमारी बहन उपासिका राधा बौद्ध ने सांची से किया है। अच्छा प्रश्न है। कुछ माननीय उपासिकाओं को हमने तैयार किया, राष्ट्रीय लेवल पर उनकी जिम्मेवारी दी और उनको ये कहा गया, निवेदन किया गया कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम आपका सहयोग करेंगे और आप महिलाओं की भी एक सशक्त टीम पूरे देश में खड़ा करें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऐसा सोचती है कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास पुरुष और महिला, अगर इन दोनों का विश्लेषण किया जाता है तो महिला में 60% अंधविश्वास पाया जाता है और पुरुष में 40%, अर्थात महिला में ज्यादा होता है। महिला पूजा पाठ अंधविश्वास में ज्यादा डूबी होती है और बुद्ध का जो धम्म है ये अंधविश्वास के खात्मे के लिए है, इसको खत्म करना चाहिए। तो निश्चित रूप से जब तक हम महिलाओं को तैयार नहीं करेंगे तब तक हम इस अंधविश्वास से, इस रूढ़िवादी व्यवस्था से मुक्त हो सकेंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन क्यों नहीं हो सका, इसका उत्तर ये है कि आप और हमने मिलकर सही प्रयास नहीं किया। चलो, जो अब तक नहीं किया कोई बात नहीं। मैं अब निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे आरवीएम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित साथी हैं, प्रदेशों के संयोजक हैं या प्रदेश कमेटियों के साथी हैं या हमारे जो भी जिम्मेदार साथी हैं, तो वो अपने परिवार से महिलाओं को तैयार करें। हम चाहते क्या हैं? हमारे मन में, जैसे मैंने भी कहा ना, कि एक संकोच रहता है या दिमाग में एक चालाकी रहती है। वो चालाकी रहती है कि महिलाएं जुड़ें, महिलाएं तैयार हो जाएं, महिलाएं इस काम को करें। लेकिन मेरी महिला नहीं करनी चाहिए, मेरी बेटी, मेरी बीबी, मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी मां नहीं करनी चाहिए, दूसरे लोगों को करना चाहिए। अर्थात हम सलाह देते हैं, अनुकरण नहीं करते। यदि हम अनुकरण करना शुरू कर दें तो ये काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, हम बहुत जल्दी ये काम कर दें। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने माननीय उपासिका राधा बौद्ध जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने महिलाओं को जोड़ने के लिए महिला विंग का राष्ट्रीय लेवल पर गठन कर दिया है। और आप लोग सभी आरवीएम से जुड़े साथियों से मेरा निवेदन है कि आप महिलाओं को निकालें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें उन्हें संगठित करने की, महिला विंग से जोड़ें और उनको समय समय पर, हमारे जैसे कल 2 पूज्य भिक्षुणियों ने धम्मदेशना की, उससे पहले हमारा नारी का उत्थान और उत्थान में विषय पे महिलाओं का कार्यक्रम हुआ, तो उनको समय समय पर गाइडलाइन धम्मदेशना के माध्यम से
प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें देने का काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करेगी। लेकिन हम सब लोग अपने घर की महिलाओं को तैयार करें। जब वो तैयार हो जाएंगी तो फिर मोहल्ले बस्ती की महिलाओं को वो तैयार करेंगी। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। 5वां प्रश्न है, बौद्ध समाज में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर राख व अस्थियों का क्या करना चाहिए? बौद्ध रीति से ये प्रश्न किया है हमारी उपासिका बहन किरण बौद्ध ने बरेली से। तो मैं अपने किरण बौद्ध बरेली जी से निवेदन करना चाहता हूं कि संस्कारों पे अभी हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया है, इसके लिए हम चिंतित हैं। हमें सही भिक्षु, जानकार भिक्षु, ज्ञानवान भिक्षु मिल जाएं तो बहुत जल्दी हम एक भिक्षुओं की और उपासकों की कमेटी बनाना चाहते हैं। और कमेटी बनाकर वो जो संस्कार हैं, गर्भ संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, लघुन सगाई टीका संस्कार, गृह प्रवेश संस्कार और अंतिम संस्कार, इस किस्म के संस्कार, चूंकि अभी हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है जो समान रूप से संपूर्ण भारत में हम उसको लागू कर सकें या उस पर हम कह सकें। तो अभी सब लोग मन चाहे ढंग से करते हैं। कोई साथी ऐसा करते हैं कि उसको गंगा नहीं ले जाते, यमुना में डाल दे, अस्थियों को बहा देते हैं। कोई लोग बौद्ध गया चले जाते हैं, निरंजरा नदी में बहा देते हैं। तो अभी मन गढ़ंत या जिसके मन में जो आता है वैसा लोग करते हैं। तो इसके लिए हम आपका प्रश्न रिजर्व रखते हैं। और इसके लिए मेरा जो व्यक्तिगत सोच है, वो सोच यही है कि हम एक 10 भिक्षु और 10 उपासकों की एक संयुक्त टीम बनाएं, कमेटी बनाएं, जो समस्त बुद्ध और उनका धम्म, जो बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा है, उसका अध्ययन करें और अन्य जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करें। और संपूर्ण भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक संस्कार नियमावली बन जाए, एक संस्कार नियमावली बन जाए, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अनुसार हम संपूर्ण भारत के लोग और भारत के बाहर के लोग भी जन्म से लेकर मृत्यु तक एक सिस्टम से संस्कार कर सकें। इस पे मेरी ये राय है। मैं अपनी किरण बौद्ध बरेली से उपासिका जी को यही कहना चाहता हूं। आपका धन्यवाद। छठा प्रश्न है, हम आरवीएम से क्यों जुड़ें? हम आरवीएम में धम्मदान क्यों करें? ये प्रश्न पूछा है माननीय उपासक वीएल कोरी, पन्ना, मध्य प्रदेश से। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से हम लोगों को ऐसे प्रश्न सदैव पूछते रहने चाहिए। मेरा इसमें उत्तर ये है, हम आरवीएम से क्यों जुड़े? तो मेरा इसमें उत्तर, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि हम भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से लागू करना चाहते हैं भारत में, हम स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, हम भारत को पुनः सोने की चिड़िया, श्रमण संस्कृति का भारत बनाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि हमको नैतिक होकर, धार्मिक होकर, राष्ट्रीय स्तर पर समूचे समाज को संगठित करना चाहिए। और संगठित करने के लिए हमने एक माध्यम आरवीएम बनाया है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाया है।
ये मेरा इसमें आपका ये आंसर है। दूसरा आपका है कि धम्मदान क्यों दें? तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि यदि हमारा एक छोटा सा परिवार होता है, छोटा सा घर, जिसमें केवल 4 मेंबर होते हैं, एक पिता, एक मां, एक बेटा, एक बेटी, ये सबसे सुखद, सबसे छोटा परिवार होता है। इतना छोटा परिवार भी बिना धन के नहीं चल सकता। इतने छोटे परिवार को भी संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो आरवीएम, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, पेरियार साहब, संत कबीर, संत रविदास, बिरसा मुंडा, लगभग 150 संत गुरु भारत में पैदा हुए हैं बहुजन समाज में। उनका सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है, और 140 करोड़ लोग बुद्ध की शिक्षाओं से सुखी हो सकें, संपन्न हो सकें, समृद्ध हो सकें, इसके लिए यदि हमें काम करना है तो बिना धन के ये काम नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध ने धम्म पारमिता का भी प्रावधान किया है कि दान पारमिता भी अत्यंत आवश्यक है। उनके जीवन में एक उदाहरण है अनाथ पिंडक का। बुद्ध के जीवन में श्रावस्ती का एक सेठ था, अनाथ पिंडक, जिसने अपने पूर्वजों द्वारा और स्वयं के द्वारा जो भी संपत्ति अर्जित की थी, सारी की सारी संपत्ति को बुद्ध के भिक्षु संघ को दान कर दिया था। और जेतवन विहार, बहुत बड़ा बुद्ध विहार वहां बना था, जिसमें 25 वर्षावास यानी 25 वर्ष के वर्षावास महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में किए थे। तो इसमें मेरा माननीय बीएल कोहली साहब को यही कहना है, मेरा यही उत्तर है कि बिना दान के, बिना धन के हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा भारत चाहते हैं, वैसा बिना दान के, बिना धन के उसे संभव नहीं किया जा सकता। जैसे केंद्रीय कार्यालय है, जहां से मैं आप लोगों के बीच में बोल रहा हूं, केंद्रीय कार्यालय का आज संचालन करने में, बड़े छोटे लेवल में हम संचालन कर रहे हैं, उसमें 60,000 से 70,000 रुपए महीने का खर्चा है। और अभी ये बहुत कम है। अभी हम स्टेशनरी नहीं छपा पा रहे हैं। हम चाहते छोटी छोटी बुक, छोटे छोटे फाउंडर, छोटे छोटे पर्चे जो बुद्ध के हैं, उनके कोटेशन हैं, धम्म के हैं, नैतिकता के हैं, मानवता के हैं, वो हम छपवाएं लाखों लाखों की संख्या में। और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रचारक साथी, जो उनका एक थैला हो, और उस थैले में हर किस्म का हमारे पास स्टेशनरी होना चाहिए, धम्म प्रचार सामग्री हमारे पास होना चाहिए। जैसा व्यक्ति हो, कम पढ़ा लिखा है तो उसको छोटा पर्चा दे दो, 8-10 क्लास पढ़ा लिखा है तो उसको फाउंडर दे दो, बीए पास है, उसकी रुचि है पढ़ने में, तो उसको 20 पेज की बुक दे दो। मैं ये भी आपको बता दूं कि जिसका जैसा आईक्यू है, जैसा जिसका बुद्धि का लेवल है, यदि हम उसको उसी प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे तो उसको फायदा होगा, उसको वो ट्रीटमेंट लगेगा, उसका कुछ रिजल्ट आएगा। और यदि हम कोई पढ़ना जानता नहीं, वो ठीक से हिंदी भी पढ़ सकता नहीं, हम उसको बुद्ध और उनका धम्म मोटी धार्मिक ग्रंथ अपना पकड़ा देंगे, तो वो उसका सम्मान के साथ उसको रखता भी नहीं है, वो कहीं कूड़े में या अलमारी में पड़ा रहता है। ये
ये मैंने देखा क्रिश्चियनों को, जो ईसाई हैं, ईसाइयों के जो प्रचारक हैं, वो जब किसी को तैयार करते हैं ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए, तो वो धीरे धीरे उसका माइंड मेकअप करते हैं। पहले प्रभु यीशु मसीह की 2-4 बातें बताते हैं, चमत्कारी बातें बताते हैं, फिर धीरे धीरे उनको एक फोल्डर दे देते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनको 20 और 10 पेज की एक छोटी बुक दे देते हैं, फिर धीरे धीरे करके उनको चर्च ले जाना शुरू कर देते हैं। साल 2 साल में उनको चर्च में वो उनको प्रैक्टिस कराते हैं, और प्रैक्टिस कराने के बाद जब उसकी रुचि लगती है और वो प्रैक्टिस कर लेता है, तब वो उसको बाइबिल देते हैं। और हम जस्ट इसका उल्टा करते हैं। भारत के जितने भी बौद्ध हैं, चपरासी से लेकर आईएएस तक स्टेटस के लोग, यानी अशिक्षित से लेकर हाई एजुकेटेड लोग, सीधा हम बुद्ध और उनका धम्म दे देते हैं। इसका मतलब यह होता है कि उसका कोई बड़ा प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। तो मेरा माननीय वीएल कोहली साहब को यही उत्तर है कि यदि हम अपने पूर्वजों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, गुलामी और लाचारी का, तो धम्म में संगति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि हम जैसा जीवन जी रहे हैं, स्वतंत्र जीवन, सम्मान का जीवन, यही जीवन हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, अपनी औलादों को देना चाहते हैं, अपनी संतानों को देना चाहते हैं, तो संगठित होना, नैतिक आधार पर संगठित होना, धम्म की संगति में सम्मिलित होना बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र में तलवार की शक्ति नहीं है, लोकतंत्र में जनमत की शक्ति है। जिसके पास जनमत होगा वही पावर में होगा, वही शक्ति में होगा, वही ताकत में होगा। तो आपको आरवीएम में इसलिए जुड़ना चाहिए कि जनमत तैयार करें, और आपको दान इसलिए देना चाहिए कि इस पवित्र पुण्य धम्म के आंदोलन को देश के 7 लाख गांव और 5 लाख शहर मोहल्लों में प्री प्लानिंग योजनाबद्ध तरीके से इसको कामयाब किया जा सके, इसको सफल किया जा सके। मेरा ये इसमें आपको उत्तर है। 7वां प्रश्न है माननीय महेश्वर सांधे साहब उड़ीसा से। महेश्वर सांधे साहब उड़ीसा, आपने पूछा यदि भारत में संसदीय लोकतंत्र में हमें पूर्व बहुमत प्राप्त है तो निम्नलिखित नीति से हमारा क्या स्टैंड है। यदि भारत में संसदीय लोकतंत्र में हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त है तो निम्नलिखित नीति से हमारा क्या स्टैंड है। तो मैं सांडे साहब निवेदन करना चाहता हूं, निम्नलिखित नीति आपने लिखी है, लेकिन वो नीति क्या है वो नहीं लिखा है आपने। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी प्रश्न हो तो इसको आप पूरा पूछ लीजिएगा। मैं इसमें केवल ये कहना चाहता हूं कि हम बहुमत में संख्या के आधार पर हैं। हम भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में संख्या के आधार पे हमारा बहुमत है, लेकिन संगठन शक्ति के आधार पे हम अल्पमत में हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए यदि कोई सरकारी नौकरी निकलती है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सरकारी नौकरी निकलती है, वैकेंसी निकलती है, ओबीसी पिछड़ी जातियों के लिए
कोई सरकारी नौकरी निकलती है, सरकारी वैकेंसी है, तो हम बिना जाति के आवेदन करते हैं। मैं अनुसूचित जाति के कोटे में आवेदन कर रहा हूं। अनुसूचित जाति की 1000 वैकेंसियां निकली हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए। मैं अनुसूचित जनजाति के कोटे में आवेदन कर रहा हूं। अनुसूचित जनजाति के कोटे में 500 वैकेंसियां निकली हैं पुलिस में भर्ती होने के लिए। मैं ओबीसी कैटेगरी के कोटे में आवेदन कर रहा हूं। 2000 वैकेंसियां निकली हैं ओबीसी कोटे में। हम यहां तो संगठित हैं, हम लाभ लेने के लिए, फायदा लेने के लिए यहां तो हम संगठित हैं। यहां हम केवल 3 हैं, एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं। बाकी हमारी 6743 जातियां यहां प्रभावित नहीं होती। लेकिन ठीक इससे अलग जब हम हटते हैं, हम सामाजिक स्तर पर जब आते हैं, जब हमको विवाह शादी करना है, तो फिर हमें शेड्यूल कास्ट की लड़की नहीं चाहिए, हमें अपनी जाति की लड़की चाहिए। यदि मैं चमार हूं, अहिरवार हूं, मेघवाल हूं, जाटव हूं, धोरे हूं, तो मुझे अहिरवार, जाटव, धोरे, मेघवाल की ही लड़की चाहिए। फिर मुझे कोली समाज की लड़की नहीं चलेगी, फिर मुझे वाल्मीकि समाज की लड़की नहीं चलेगी, फिर मुझे सोनकर दिवाकर समाज की लड़की नहीं चलेगी। मैं यदि दिवाकर हूं, सोनकर हूं, वाल्मीकि हूं, लड़का हूं, तो फिर मुझे जाटव, धोरे, अहिरवाल, कुरील, मेघवाल की लड़की नहीं चलेगी। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हम संबंधों में एक साथ नहीं है। मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूं। भारत में 4 वर्ण हैं। मनु ने जो बनाई, 4 वर्ण बनाए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 5वां वर्ण नहीं है, 4 ही वर्ण है। आज जब आप विश्लेषण करेंगे संपूर्ण भारत का, उसका अध्ययन चिंतन करेंगे, तो 3 वर्ण ताकत के साथ संगठित हैं। ब्राह्मण वर्ण जाति नहीं है, वो वर्ण। ठीक। क्षत्रिय वर्ण जाति नहीं है, वो वर्ण है। ठीक है। ब्राह्मण में जो उपजातियां हैं, उपाध्याय है, कोई चतुर्वेदी है, कोई द्विवेदी है, कोई त्रिवेदी है, माइक अनम्यूट कर ले सर। होगा चलेगा। शर्मा की बेटी होगी, उपाध्याय का बेटा होगा, चलेगा। इसलिए वो अनेक जातियों में होने के बाद भी पूरा वर्ण ताकतवर है, मजबूत है। क्योंकि वर्ण के साथ साथ वो रिश्तेदार भी है, समधी भी है। ठीक यही क्षत्रिय में है। क्षत्रिय में शिकरवार है, जादौन है, 500 से ऊपर जातियां हैं, लेकिन वो सदैव अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में रिश्ता करते हैं। तो वो रिश्तेदार भी बन जाते हैं, रोटी बेटी का भी रिश्ता है, सगे समधी भी हैं, तो मजबूत है।
इसी प्रकार वैश्यों में कोई अग्रवाल है, कोई गुप्ता है, कोई सिंगल है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है। 500 से ज्यादा गोत्र हैं, 500 से ज्यादा जातियां हैं, लेकिन वो कभी अपनी जातियों में नहीं पढ़ते, वो केवल वैश्य एक वर्ण में पढ़ते हैं और वो शादी करते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, मजबूत हैं। इसकी अपेक्षा हम, जिसको शूद्र वर्ण कहा गया है, आरक्षण के माध्यम से हम सरकारी नौकरियां लेने के लिए या स्कॉलरशिप लेने के लिए या फायदा लेने के लिए तो हम अपने को SC ST OBC कहते हैं, लेकिन रिश्तेदारी करने के लिए, रोटी बेटी का रिश्ता करने के लिए, एक चारपाई पे बैठने के लिए, एक थाली में खाने के लिए, एक साथ संगठित होने के लिए हम 6,743 जातियों में बैठे हुए लोग। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो जातियां हैं, और जब तक ये जातियां समाप्त नहीं कर दी जाती, जब तक जाति विहीन भारत नहीं बनाया जाता, तब तक आजादी का और लोकतंत्र का भी हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है। तो सांधे साहब, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो हमें अधिकार है और जनसंख्या के आधार पर हम बहुमत में हैं, तो हम बहुमत में होते हुए इस देश के शासक बने, शक्ति में आए, ताकत में आए, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो है अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे, उतना हम जातियों का विनाश करेंगे और मानवता का निर्माण करेंगे। मेरे लिए आपका यही उत्तर है। 8वां प्रश्न है, ये भी महेश्वर सांधे साहब का है। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण में RVM का क्या स्टैंड है? निजीकरण में बड़े ठीक से समझता हूं, उदारीकरण और वैश्वीकरण अभी मेरी ठीक से समझ में नहीं है। निजीकरण में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सोच ये है, और जैसा हम संविधान का वाचन कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें आप लोग जुड़ते हैं, संविधान का आर्टिकल 338, शायद कंफर्म 38 हो सकता है, 338 हो सकता है, या 339 हो सकता है, या 39 हो सकता है, मैं कंफ्यूज हूं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि संपत्ति की समानता, राष्ट्रीय संपत्ति की समानता जितनी ज्यादा से ज्यादा होगी, उतना ही भारत मजबूत होगा। भारत मजबूत होगा। ये पिछले 2 हफ्ते पहले के एपिसोड में RC धीमान साहब ने डिटेल में इसको समझाया था, जो लोग जुड़े होंगे वो समझे हैं। हमारे देश की जो संपत्ति है, ये इसका डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। ये यदि कुछ लोगों तक जाकर सिमट गई तो हमारा देश पुनः गुलाम हो जाएगा, लाचार हो जाएगा और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। ये हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ये संविधान कहता है। लेकिन वर्तमान में जो सरकारें काम कर रही हैं, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। वर्तमान में जो सरकारें कानून बना रही हैं, वर्तमान में जो 3 कृषि कानून हैं या अनेक कानून हैं, वो सरकारें बिल्कुल मनुस्मृति के आधार पे कानून बना रही हैं। वो सरकारें चाहती हैं कि देश की सारी संपत्ति
इस देश के 5-7 लोगों के हाथों में आ जाए, मात्र 5-6-7 लोगों के हाथों में आ जाए और सारा सारा देश निर्धन हो जाए। जब नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था और हमारे देश के युवाओं ने बहुत तालियां बजाई थी, बहुत तालियां बजाई थी। वो जब तालियां बजा रहे थे तो मैं बड़ा चिंतित था, बड़ा दुखी था। श्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, युवाओं को आह्वान किया था। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, कैश लेस सोसाइटी का निर्माण करो, कैश लेस सोसाइटी का निर्माण करो। उस समय की कई वेबिनार में मैंने ये बताया था कि भैया जरा इसकी हिंदी करके देखो, कैश लेस सोसाइटी, जरा इसका हिंदी रूपांतरण करके देखो। कैश माने पैसा, लेस माने जीरो और सोसाइटी माने समाज। बात समझ रहे हैं आप लोग? नरेंद्र मोदी जी ने और मीडिया ने बहुत प्रचार किया था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, कैशलेस सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? कैश माने धन, लेस माने खत्म, सोसाइटी माने समाज। इसको बड़ी गहराई से समझिए, बड़ी गहराई से समझिए, इसका अध्ययन और चिंतन करिए। ये जो निजीकरण चल रहा है, महेश्वर शांडे जी, ये उसी की पूर्ति के लिए चल रहा है और बड़ी प्लानिंग से चल रहा है। प्लानिंग का एक हिस्सा मैं आपको समझा दूं, जो आज तक हमारे देश के लोग नहीं समझे। कोई राजनीतिक दल नहीं समझा, उसने कभी चर्चा नहीं की। जैसे राष्ट्र की संपत्ति है तो वो प्रत्येक भारत के नागरिक की संपत्ति है, और वो यदि अनिल अंबानी की संपत्ति है तो केवल वो अनिल अंबानी और उसके परिवार की संपत्ति है। देखिए इसकी डेफिनेशन समझिए, मैं क्या समझाना चाहता हूं। यदि भारत की संपत्ति है तो वो पूरे देश की संपत्ति है, प्रत्येक नागरिक की संपत्ति है, राष्ट्रीय संपत्ति है। और यदि वो मुकेश अंबानी की है, अडानी की है, रतन टाटा की है, तो वो उसकी है, उसके बेटों की है, उसके परिवार की है ना? वो कभी भी उसको विदेश लेके जा सकता है, कभी भी बेच सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। तो सरकारों ने मनुस्मृति को कैसे लागू किया जाए और संविधान को कैसे फेल किया जाए, उसके लिए जो योजना बनाई है, जो मैं अध्ययन करता हूं, जो मैं चिंतन करता हूं, जो मेरी समझ में आता है, मैं वो बात आपको बता रहा हूं। एक उदाहरण से समझाता हूं। बीएसएनएल, बीएसएनएल हमारी प्राचीन काल की सबसे पुरानी राष्ट्रीय व्यवस्था थी, सरकारी व्यवस्था थी। बीएसएनएल का फोन, बीएसएनएल के मोबाइल, बीएसएनएल का टेलीग्राम, बीएसएनएल का नेटवर्क। अब बीएसएनएल को खत्म करना है सरकार को, कैसे किया जाए? तो उन्होंने किया, कैसे किया मैं ये बताना चाहता हूं आपको। उन्होंने अनिल अंबानी को तैयार किया और देश के मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर
प्रचार किया, जियो धनाधन, जियो धनाधन, जियो धनाधन, और फ्री फ्री जियो, फ्री जियो, 1 जीबी फ्री, 2 जीबी फ्री, 1 जीबी फ्री, 2 जीबी फ्री। और बीएसएनएल का रेट था 200 रुपए पर मंथ रेंट किराया, इधर फ्री। अब पूरे देश के लोग जियो, दे धनाधन जियो, दे धनाधन जियो, सारे जियो के टावर लगा दिए गए, सारे बीएसएनएल के टावर जियो को बेच दिए गए, और कहा गया कि बीएसएनएल घाटे में चल रहा है, इसलिए हम इस कंपनियों को बेच रहे हैं। देखिए चालाकी समझिए, मैं एक चालाकी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। बीएसएनएल में निकम्मे अधिकारी बिठा दिए गए, जो उनकी कैडर के अधिकारी थे, जो उनकी विचारधारा के अधिकारी थे, उनको बीएसएनएल में बिठा दिया गया और उनको कहा बीएसएनएल को डिस्टर्ब करिए, पब्लिक को सर्विस सही मन दीजिए। जो और अनिल अंबानी को कहा गया कि आप सर्विस सही दीजिए और फ्री दीजिए। अब कंपैरिजन देश के सामने आ गया, देश के युवाओं में आ गया। सोचिए हम बीएसएनएल को पसंद करेंगे जो महंगा भी है और सर्विस भी सही नहीं है, या हम जियो को पसंद करेंगे जो निःशुल्क है और सर्विस भी सही है? स्वाभाविक रूप से हम जियो को पसंद करेंगे। अब प्रश्न खड़ा होता है कि जो जियो पे खर्च हो रहा है अनिल अंबानी का और मुकेश अंबानी का, वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा की पूर्ति कहां से होगी? तो सबसे पहला पैकेज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 30,000 करोड़ का अनिल अंबानी को दिया। 30,000 करोड़ रुपए जियो को कंपनी को दिया, फ्री, सब्सिडी, डोनेशन। समझ रहे हैं आप? और निजीकरण मजबूत हो, निजीकरण बहुत तेजी से चले, तो 5,60,000 करोड़ रुपया मात्र 15 लोगों का, भारत के 15 पूंजीपतियों का 5,60,000 करोड़ रुपया लोन माफ कर दिया। लोन माफ कर दिया। पेट्रोल, तेल, मिट्टी का तेल, कच्चा तेल जो हमारे भारत में निकलता है, जिसके कुएं हैं, जिसकी खदान है, जिसके वो एरिया है, सारे के सारे लीज दे दी गई अनिल अंबानी को, मुकेश अंबानी को, अडानी को। और आज से 2 महीने पहले मैंने एक अखबार में पढ़ा था, सरकारी आंकड़ा, और वो आंकड़ा था कि 2020 में अडानी की इनकम दुगनी से ज्यादा हुई है। मतलब जब लोग भुखमरी के कगार पे हैं, 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा आज की तारीख में, जब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, भोजन की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, उस युग में, भारत के उस युग में अडानी की कंपनी दुगनी से ज्यादा धनवान हो गई। ये मैंने अखबार में पढ़ा था। 25% से अधिक प्रॉफिट अनिल अंबानी को और मुकेश अंबानी को हुआ। भाई जो मध्य उनके तो ताले पड़ गए, जो लघु उद्योगी हैं उनको रोटी नहीं खाई जा रही, उन पे कर्मचारी को पैसा देने के लिए नहीं है, और ये 10-12 परिवार के लोग दुगने अमीर हो गए, 25% से अधिक लाभ हो रहा है। यही एक रणनीति का भाग है। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, महेश्वर शांदे साहब, निजीकरण के विरोध में है, उदारीकरण चाहती है, राष्ट्रीयकरण चाहती है, और भारत की संपत्ति प्रत्येक नागरिक की संपत्ति हो,
जैसा संविधान कहता है वैसा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा चाहती है। मेरा ये आंसर है। ज्यादा समय हो गया। 9वां प्रश्न भी महेश सौंदर्य जी का है। विदेश निवेश में आरबीएम का क्या स्टैंड है? तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, आरबीएम धम्म प्रचार, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन का एक मूवमेंट है। ये कोई कंपनी नहीं है जो बिजनेस कर रही हो। तो इसका विदेश निवेश का मतलब हुआ हम विदेशों में निवेश करें, धन लगाएं। जैसा मैं समझता हूं, हो सकता है ना समझा हूं, या हो सकता है ये प्रश्न आप ठीक ना लिख पाए हों। तो हम लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, हम कोई उद्योग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का मैं समझता हूं आंसर नहीं बनता, इसका आंसर नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विदेश नीति में आरबीएम का क्या स्टैंड है? आपने ज्यादा प्रश्न दे दिए। ये भी महेश्वर सांदे जी का है। विदेश नीति में जो विदेश नीति में जो स्टैंड होता है वो भारत सरकार का होता है। उसी को ये अधिकार है कि हम विदेशों के लिए अपने देश की क्या नीति निर्धारित करें। आरबीएम का विदेश नीति में, आरबीएम धम्म के एंगल से अगर आप पूछते हैं, अगर आपका प्रश्न धम्म के एंगल से है, तो हम चाहते हैं दुनिया में बुद्धिज्म को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा है, पूरी दुनिया के लोग बुद्धिज्म को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ बुद्ध और उनके धम्म के आधार पर उसको माने, स्वीकार करें और अपने जीवन में उसका आचरण करें। मैं केवल इसमें ये कहना चाहता हूं। 11वां प्रश्न भी आपका है सर। स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आरबीएम का क्या स्टैंड है? तो मैं स्वास्थ्य शिक्षा में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है, स्वास्थ्य से संबंधित जो है, इसका भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। एक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, शिक्षा निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए, और एक स्वास्थ्य भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए। जिस हॉस्पिटल में अनिल अंबानी को ट्रीटमेंट मिले, इलाज मिले, उसी हॉस्पिटल में इस देश के झाड़ू लगाने वाले हमारे गरीब भाई को भी, रक्षा चलाने वाले भाई को भी इलाज मिले, ऐसा स्वास्थ्य नीति होनी चाहिए। और जिस स्कूल में अंबानी का, अडानी का बेटा शिक्षा ग्रहण करे, उसी स्टेटस के स्कूल में इस देश का सब्जी बेचने वाला, बेलदारी करने वाला गरीब का बच्चा भी शिक्षा ग्रहण करे। ऐसा राष्ट्रीयकरण शिक्षा का होना चाहिए, और ये संविधान में प्रावधान है इन सब चीजों के। ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बारहवां प्रश्न है। पहले बाबा साहब व अन्य महापुरुष समझते थे कि समाज अशिक्षित है, सही गलत को नहीं समझ पाता। आज देश का 80% समाज शिक्षित आबादी है, फिर भी वही कार्य क्यों कर रही है? सही गलत को क्यों नहीं समझ पाते? आज सभी समाज धार्मिक, राजनीतिक कार्य चौपट हैं। ये प्रश्न है उपासक धीर सिंह बौद्ध गौतम, आरवीएम कोषाध्यक्ष बरेली से। धीर सिंह गौतम बौद्ध जी, प्रश्न आपका बहुत सही है। पहले हमारे महापुरुष सोचते थे कि समाज शिक्षित हो जाएगा तो इसको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगी और ये अपने काम आंदोलन को कामयाब कर लेगा। बहुत सही प्रश्न है आपका। समाज शिक्षित तो हुआ,
लेकिन ज्ञानवान नहीं। शिक्षा में और ज्ञान में फर्क है। शिक्षा एक ट्रेड है, एक विषय है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आईटीआई की पढ़ाई करिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नीट की पढ़ाई करिए, एमबीबीएस करिए। आप वकील बनना चाहते हैं तो एलएलबी की पढ़ाई करिए। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो एमबीए करिए। तो जो शिक्षा प्रणाली हमारे देश में है वो एक नौकरी पाने का ट्रेड है, ज्ञान का नहीं है। बुद्धिमान बनने का नहीं। इसमें भी भेद है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक विद्वान होते हैं और एक बुद्धिमान होते हैं। विद्वान, आप लोग मुकदमा लड़े होंगे, अगर कोर्ट कचहरी कभी गए होंगे तो जज वकील को कहता है हमारे विद्वान अधिवक्ता ने ये बात कही है। जजमेंट में भी लिखता है, वो जब जजमेंट लिखता है तो उसमें भी लिखता है कि बचाव पक्ष के विद्वान वक्ता ने AARI कलकत्ता का उदाहरण दिया। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ, ठीक है, समझ रहे आप लोग? विद्वान, बुद्धिमान नहीं कहता। विद्वान होता है विषयवार, विषयवार। जिस विषय की शिक्षा वो ग्रहण करता है, जिस विषय के कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है, उसका वो विद्वान हो जाता है। हम लोग गमारू भाषा में कह लेते हैं भाई वो तो बड़ा किताबों का कीड़ा है। तो किताब पढ़ता है तो किताब का कीड़ा है। वो नैतिक संगति तो करता नहीं, वो धम्म संगति तो करता नहीं, वो समाज संगति तो करता नहीं। जब वो नैतिक संगति नहीं करता, धम्म संगति नहीं करता, कुछ साथी लोग सो रहे हैं, मैं देख रहा हूं, भाई सोइए मत, मेरा गला दुख रहा है, ध्यानपूर्वक सुनिए, तो बुद्धिमान नहीं हुआ। एक उदाहरण से और समझा सकता हूं मैं आप लोगों को। अकबर ने, मुगल शासनकाल में सबसे बड़ा शासनकाल अकबर का रहा है। बताया गया वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे। इसका मतलब वो विद्वान नहीं थे, बुद्धिमान थे। संत रविदास किस विश्वविद्यालय में पढ़े थे? हमारे जितने भी संत गुरु हुए हैं अधिकांश वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे आज के मुख्य वक्ता JS बौद्ध ने एक किसी विदेश के बुद्धिमान का चर्चा करते हुए कहा था कि वो मात्र 3 क्लास पढ़े थे और उन्होंने 20 किताबें लिखी हैं और उनको यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। 100 से ज्यादा PhD उसके ऊपर हो रही है। तो ये भी दो प्रकार की परिभाषा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा प्रबुद्ध भारत। बाबा साहब ने ये नहीं कहा शिक्षित भारत। देखिए, बाबा साहब को समझिए। बाबा साहब ने कहा प्रबुद्ध भारत, बौद्ध में भारत। बाबा साहब ने ये नहीं कहा शिक्षित भारत और बुद्ध में भारत। प्रत्येक व्यक्ति अगर वो कभी स्कूल भी ना गया हो और उसके बुद्धि के चच्चू खुल गए, उसको ज्ञान की संगति मिल गई, तो वो बड़े से बड़े, बड़े से बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति से भी बड़ा बुद्धिमान हो सकता है। यही अनुभव की कसौटी है। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ने जो अपने धम्म का आधार माना, जो उन्होंने कहा किसी बात को इसलिए मत मानना कि वेदों में लिखा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि बहुत बड़े ज्ञानी पंडित ने कहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि परंपरा से चली आ रही है, और किसी बात को इसलिए भी मत मानना कि मैंने कहा है।
तो किस बात को मानना? बुद्धि की कसौटी पर, आपके जीवन के अनुभव की कसौटी पर जो बात खरी उतरती हो उसको ही जीवन में स्वीकार करना। तो भैया धर्मवीर गौतम साहब, अभी जो लोग शिक्षित हुए हैं वो केवल पेट पालने के लिए हुए, इसलिए हमारा अनपढ़ आदमी इतनी पूजा पाठ नहीं करता जितनी पूजा पाठ एक आईएएस अफसर करता है, बहुजन समाज का। एक हमारे आगरा में कलेक्टर आ गए थे, शेड्यूल कास्ट के थे, 3 घंटे घंटी बजाते थे। कई बार तो मैंने उनको पीआरओ को, स्टेनो को कहा, मैंने कहा जाओ वो साहब से बोलो घंटी बजाना बंद करें। अब आईएएस जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधविश्वास में भरोसा रखता है। एक बार हमारे यहाँ इंजीनियर थे आगरा में, पीडब्ल्यूडी विभाग में, हम उनके घर चंदा लेने गए तो उनके घर पे ताला लगा हुआ था। हमने पड़ोसी से पूछा, इंजीनियर साहब कहाँ गए हैं, धोरे साहब? बोले साहब वैष्णो देवी गए हैं, मैं परिवार के। हमने कहा चलो ठीक है। 5-6 महीने बाद इंजीनियर साहब का फोन आया कि भारती जी आओ मेरे घर पे चाय पी लो। मैंने कहा था इंजीनियर साहब, हमारी तो ड्यूटी थी। हम पहुंचे, चाय पी, चाय पीते पीते वो मुझसे बोले कि बहन जी से बात करो। मैंने क्या हुआ इंजीनियर साहब? कि मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, मेरे को तो छोटा इंजीनियर बना दिया है। मैंने क्या मतलब? बोले वो डिमोशन कर दिया है मेरा। चला था ना बहुत बड़ा, प्रमोशन खत्म कर दिए गए थे, डिमोशन चला था। तो चाय पीते पीते मुझे हंसी आई और मैंने कहा कि इंजीनियर साहब, बहन जी से मैं बात करूं इससे पहले आप वैष्णो माता जी से बात करो। जब प्रमोशन हो गया तो वैष्णो माता याद थी, और डिमोशन हो गया तो बहन जी याद आती है, संविधान याद आता है, बाबा साहब याद आते हैं। ये पहचान है ना शिक्षित और अशिक्षित की। क्यों साहब? तो सही शिक्षा, नैतिक शिक्षा, धम्म की शिक्षा, समाज की संगति की शिक्षा जिस दिन उत्पन्न होगी, जिस दिन हम जागरूक हो जाएंगे, उस दिन सही माने में हम शिक्षित होंगे। ये तो पेट पालने वाली, नौकरी करने वाली शिक्षा है, समझ गए? हाई स्कूल हो गए, चपरासी हो गए, इंटर हो गए, बाबू हो गए, बीए पास कर लिया, कहीं ऑफिसर हो गए, कंपटीशन पास कर लिया, एसपी हो गए, एमबीबीएस पास कर लिया, डॉक्टर हो गए, एलएलबी पास कर लिया, वकील हो गए। तो ये पेट पालने वाली शिक्षा 80% लोगों में आई है, नैतिक शिक्षा अच्छे लोगों में भी नहीं आई। यानी हम बड़े से बड़े नौकर तो बन सके हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हम आज तक नहीं बन सके हैं। ये मेरा आपको धीर सिंह गौतम साहब मेरा उत्तर है। 13वां प्रश्न है, 12 बज गए हैं, समय खत्म हो रहा है। संवैक जीवी हमारे आरवीएम में बड़ी तादाद में शामिल हों, इसके लिए हमारी क्या योजना है? माननीय अशोक बौद्ध भोपाल से इन्होंने प्रश्न किया है। अशोक बौद्ध जी, आप युवा हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रश्न भी बहुत अच्छा है। संवैक जीवी आरवीएम में ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित हों, इसके लिए क्या योजना है? मैं पिछले 2 वर्षों से अनेक वेबिनार के माध्यम से, अनेक
लॉकडाउन से पहले भी मैं कह रहा हूं कि हमने जो गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज बनाया है, उसका मकसद ही ये है कि नागपुर में आरएसएस ब्राह्मणवाद को पुनः स्थापित करने की फैक्ट्री चलाती है, और हम आगरा में अंबेडकरवाद को भारत में स्थापित कर सके, उसके लिए एक फैक्ट्री चलाना चाहते हैं। इसके लिए मैं पिछले वर्ष से कह रहा हूं, हमें 100 बच्चे दीजिए, 100 बच्चे दीजिए, जिनका रहना, खाना, पढ़ना, शिक्षा, दीक्षा सब हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम सब लोग मिलजुल के उनकी करेंगे। लेकिन मुझे आज तक एक भी बच्चा देने के लिए कोई तैयार नहीं। योजना बनाई हमने, 10-20 नाम ऐसे तो हैं, ऐसे फोन तो आए कि साहब आप कहां तक पढ़ाओगे। हमने कहा इंटर तक हमारी मान्यता है, बाजू में हमारे समाज का डिग्री कॉलेज है, उसमें हमारी डिग्री की मान्यता है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करा देंगे। बोले फिर बच्चे का क्या करेंगे आप? मैंने क्या, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग उसको समाज के उत्थान और सामाजिक आंदोलन में लगाएंगे। बोले नहीं साहब, हम आपको बच्चा तो दे सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों पे दे सकते हैं। हमने क्या शर्त? बोले जब उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी तो हम उसको घर ले आएंगे, अपने घर ले आएंगे। तो मैंने कहा आप हॉस्टल में डालना चाहते हैं? बोले हाँ साहब। तो मैंने कहा आप ये चाहते कि हॉस्टल में अगर आप कहीं डालोगे तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए वर्ष आपको खर्च करना पड़ेगा। आरवीएम ऐसा कोई हॉस्टल खोल दे फ्री का, जहां आपका बच्चा पढ़ ले और जाकर फिर आपके लिए नौकरी करे। बात समझ रहे हैं मेरी? मतलब इस किस्म के तो 10-20 फोन आए मेरे पास कि हम हॉस्टल पद्धति लागू कर लें, और जब उनका बच्चा इंटर पास कर ले या वीए पास कर ले तो फिर वो वापस चला जाए, काम लगा ले, काम धंधा करे, अपने माता पिता का पेट भरे, अपने बीवी बच्चे पाले, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो भाई इससे हमारा मकसद तो पूरा नहीं होता। क्यों साहब, गलत कह रहा हूं मैं? तो मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, हाँ अशोक जी, हमारी यही योजना है, कुछ ऐसे बच्चे जिनके माता पिता स्वतंत्र रूप से वो आरवीएम को समर्पित कर सकें, समर्पित कर दें अपने मन भाव से कि भाई ये मेरा बच्चा है, आप इसका पालन पोषण करो, और बड़ा जैसे होके, जैसे हो, जैसे आप ठीक समझते हैं, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समझे, वो इसके जीवन का उपयोग करें। जैसे आरएसएस है, आरएसएस में जितने बच्चे जाते हैं वो इस संकल्प के लिए जाते हैं, उनका संपूर्ण जीवन उन्हें ब्राह्मण संस्कृति, मनुस्मृति को हम भारत में लागू करें, जिसका नया नाम है, नवीनीकरण नाम है हिंदू राष्ट्र। ठीक है, ये साथियों हुआ आपका। क्या आरवीएम राजनीतिक दल बनाएगी? ये हमारे माननीय विनोद बौद्ध जी पूछ रहे हैं भोपाल से। विनोद बौद्ध जी, हम लोग कभी भी राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, ना राजनीतिक दल बनाने का कोई हमारा इरादा है। हाँ, एक इरादा है, हम भारत की जनता को धम्म की शिक्षाओं से ओतप्रोत करके उनको नैतिक इंसान बनाकर भारत की राजनीति को प्रभावित जरूर करेंगे। कैसे करेंगे? उदाहरण से समझाता हूं। जैसे आप किसी भी आरएसएस के व्यक्ति से बात करेंगे तो उसका पहला जवाब होगा, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप यदि
मौन भागवत से भी कहेंगे तो मौन भागवत का भी यही उत्तर होगा कि हमारा राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जो हिंदू हित की बात करेगा, जो हिंदुओं की बात करेगा, हिंदू ये गोलमोल हिंदू का मतलब है जो ब्राह्मण हित की बात करेगा, हम उसके लिए काम करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमारा जब समाज तैयार हो जाएगा, नैतिक आधार पर जब समाज का निर्माण हो जाएगा, तो हम भी राजनीति में हम भी ऐसा आह्वान करेंगे कि जो प्रबुद्ध भारत, बौद्ध में भारत बनाने के लिए काम करेगा, जो चक्रवर्ती धम्मप्रिय अशोक सम्राट के शासन को लाने का काम करेगा, हम ऐसे लोगों के लिए मंगल कामनाएं करेंगे, उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। ये मेरा आंसर है आप लोगों के लिए। 15वां है आर्मी प्रशांत साहब का, बौद्ध सरनेम लगाकर बौद्ध आंदोलन आगे बढ़ा सकते हैं। माननीय RMR प्रशांत जी, उड़ीसा के हमारे संयोजक जी का प्रश्न। मेरा उत्तर है बिल्कुल नहीं लगा सकते। हमें अपने सरनेम बौद्ध लगाना चाहिए। और RVM में जो जुड़े हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जो लोग जुड़े हैं, वो लोग बड़े पैमाने पे अपना सरनेम बौद्ध लिखते हैं। उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैं पहले धर्म प्रकाश भारतीय लिखता था। धर्म प्रकाश मेरे जन्म का नाम है, मेरे माता पिता के द्वारा दिया गया ओरिजिनल नाम। जब मैं बामसेफ से जोड़कर DS4 में आया तो मैंने सोचा कुछ सरनेम लगाना चाहिए। उसी बीच मैंने बाबा साहब की एक किताब पढ़ी थी, उसमें बाबा साहब ने कहा था कुछ लोग कहते हैं कि मैं पहले हिंदू हूं बाद में भारतीय, कुछ लोग कहते हैं पहले मैं मुसलमान हूं बाद में भारतीय। बाबा साहब आगे कहते हैं मेरा मानना यह है कि मैं पहले भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। मैं भारतीय के अतिरिक्त कुछ नहीं हूं। ऐसा मैंने बाबा साहब का पढ़ा, तो मैंने अपने नाम के पीछे फिर सरनेम धर्म प्रकाश भारती लगाना शुरू कर। बचपन से मेरे में संस्कार बुद्ध धम्म के हैं। हमारे घर में जो भी कार्यक्रम होते हैं धम्म से होते हैं, बचपन से लेकर। लेकिन विधिवत दीक्षा मैंने ली 18 मार्च 2018 को। पूज्य भदंत ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर वाले, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के गुरु भाई हैं, उनके हाथ से मैंने दीक्षा ली। और जिस दिन से दीक्षा ली उस दिन से मैंने अपने नाम के साथ बौद्ध जोड़ दिया, धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध। कभी कभी मुझे लगता है भारतीय हटा दूं, केवल धर्म प्रकाश बौद्ध रख। दूसरा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं। हमारे जो राष्ट्रीय आचार्य हैं पहले अपना नाम लिखते थे इंजीनियर किशोर बारमाटे, उनका सरनेम बारमाटे था। उन्होंने बारमाटे हटा दिया, अब लिखते हैं वो इंजीनियर किशोर बौद्ध। तीसरा उदाहरण बता दूं, पहले मास्टर बादल सिंह बौद्ध, बादल सिंह जी लिखते थे बादल सिंह अहिरवार, अब उन्होंने अहिरवार हटा दिया, वो लिखते हैं मास्टर बादल सिंह बौद्ध। चौथा उदाहरण बता दूं, छत्तीसगढ़ से है। पहले हमारी छोटी बहन लिखती थी रविता लक्कर, अब उन्होंने लक्कर हटा दिया, अब लिखती हैं रविता बौद्ध। इस तरह से सैकड़ों हैं। तो बौद्ध जब हम लिखेंगे तो एक तो हमारी जाति की पहचान खत्म हो जाएगी। अहिरवार से हम पहचान लेते हैं शेड्यूल कास्ट है लेकिन चमार है, समझ रहे कि नहीं? हम सरनेम से पहचान लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट तो है लेकिन शेड्यूल कास्ट में कौन सी वैरायटी है। ओबीसी तो है लेकिन ओबीसी में कौन सी वैरायटी है। तो एक तो हमारा ये नुकसान है। दूसरा, हम फिर 6000
सरनेमों में बटे हुए हैं तो हमारी कोई पहचान नहीं है। तो हम बौद्ध लिखेंगे, बौद्ध लिखेंगे, बौद्ध लिखेंगे तो उड़ीसा से बौद्ध, महाराष्ट्र से बौद्ध, तमिलनाडु से बौद्ध, आसाम से बौद्ध, तो लगेगा कि कितने बौद्ध है भारत में। बौद्धों की एक संख्या, बौद्धों का एक जनबल प्रवाहित होगा और हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो ऑटोमेटिक बौद्ध लगाना शुरू कर देंगे। तो एक दिन हम बौद्ध अल्पमत में ना रहकर बहुसंख्यक में हो जाएंगे कि नहीं? तो मेरा आपको यही कहना है कि हमें सरनेम नहीं लगाना चाहिए, हमें अपने सरनेम की जगह केवल और केवल बौद्ध लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेपालेश्वर टांडी साहब उड़ीसा से, इनका एक प्रश्न है, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है कि मनुवादियों के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी का जन्मदिन से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जोर शोर से प्रचार चल रहा है। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डिनेंस लाकर भी दिया तो आरपीएम का क्या स्टैंड होगा? तो नेपालेश्वर टांडी साहब, इसमें मेरा उत्तर यही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था, अपना सब कुछ मिटा के, अपना सब कुछ मिटा के भी कभी इस देश को हिंदू राष्ट्र मत बनने दो। तो मैं कह सकता हूं, धर्म प्रकाश भारती के जिस्म में एक बूंद खून की जब तक रहेगी, हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्टैंड होगा। ना भारत कभी हिंदू राष्ट्र था, ना है, और ना दुनिया की कोई ताकत इसे कभी हिंदू राष्ट्र बना पाएगी। लेकिन ताकत इकट्ठा करो, इतनी शक्ति इकट्ठा करो, इतनी शक्ति इकट्ठा करो कि एक दिन इन मनुवादियों के मंसूबे ध्वस्त हो जाएं, इनको सपन में भी कभी हिंदू राष्ट्र का ख्याल ना आए, इतनी ताकत पैदा करो। धन्यवाद। ये क्या, अभी चलाएं कि बंद करें? 16 प्रश्न हो गए। हेलो, समय तो हो गया साहब। तो बताएं क्या करना चाहिए? कितने प्रश्न और रह गए साहब? अभी तो 16 हुए हैं, 8 और रह गए हैं। अगर शॉर्ट में हो जाए 1-1 मिनट में तो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े हैं। मैं समझता हूं इनको आगे लेते हैं। जी जी जी, ठीक है जी सर। 16 प्रश्न हो गए हैं, 17वें प्रश्न को फिर आगे के कभी सेशन में लेते हैं। जी ठीक जी। एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से और रख देता हूं जिसको किसी ने नहीं रखा है। ठीक है जी। मैं चाहता था ये प्रश्न आएगा शायद, लेकिन नहीं रखा। फोन पे तो मुझसे लोग पूछते हैं, लेकिन आज प्रश्न में किसी ने नहीं पूछा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा बनाई गई संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा, जब पहले से है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये लोग मुझसे फोन पे तो पूछते हैं, लेकिन आज ये प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। दोबारा प्रश्न पढ़ के सुना देता हूं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा बनाई गई संस्था दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा पहले से है तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये मैं आप लोगों के बीच में स्वतः इसका प्रश्न रख रहा हूं और स्वतः इसका आंसर मैं देना चाहता हूं। अगर ये प्रश्न किसी साथी ने रखा होता तो उस साथी से मैं ये निवेदन करता
कि हमें कौन सी वाली भारतीय बौद्ध महासभा में काम करना चाहिए था, कौन सी वाली। बाबा साहब ने एक बनाई थी या अनेक बनाई थी? तो बाबा साहब ने तो एक बनाई थी, लेकिन आज पूरे भारत में 10 से ज्यादा भारतीय बौद्ध महासभा चलती। कुछ के मैं नाम बता देता हूं। जो सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं, पहले उस संस्था का नाम बता देता हूं। उपासक सीबी पाटिल साहब, चंद्रमोहन पाटिल गुजरात के हैं। ये भारतीय बौद्ध महासभा, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट से जीते। और ये गुजरात के रहने वाले हैं, और मुझे कई लोगों ने बताया कि आरएसएस के कैडर के हैं। ये अम्बेडकर अनुयायी नहीं है, ये आरएसएस की पाठशाला में तैयार किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसके पास है वो आरएसएस कैडर का आदमी है, और पूरे भारत में कोई एक्टिविटीज नहीं, प्राय सारी एक्टिविटीज बंद है। तो क्या हमें उनके साथ काम करना चाहिए था? एक नाम। दूसरा नाम आदरणीय मीरा ताई जी चलाती हैं। मीरा ताई जी के साथ मैंने उनसे समय लिया 2007 में। एक महीने पहले मैंने उनसे समय मांगा, समय मुझे मिला 15 मार्च। स्थान लखनऊ। एक होटल है जिसको मैं भूल गया हूं, नाम, होटल का नाम भूल गया हूं। हरभजन सिंह लाखा मेरठ के हैं, उनके माध्यम से मुझे समय मिला था। आधारशिला होटल, समय मिला मुझे सुबह 10 बजे का। मैं लखनऊ पहुंचा, 9 बजे मैं पहुंच गया। 1 घंटे बैठा रहा। मैंने फिर उनके जो सहपाठी लोग थे उनको कहा कि भाई मुझे ताई जी से मिलवा दो। 10:30 बजे उन्होंने मुझे ताई जी से मिलवाया। मैंने ताई जी के पैरों में दोनों पैरों में अपना सर रखकर उनको नमस्कार किया। ये सोचकर ये हमारे महापुरुष का खून है, बाबा साहब के पैर छूने का हमें कभी मौका नहीं मिला, उनकी पौत्र वधू का हमें अवसर मिला है तो हमें छूना चाहिए। मेरा ताई जी थी और एक उनकी सहयोगी थी, 2 थी वो केवल रूम के अंदर। वो दोनों आपस में बात करती रही। मैं 20-25 मिनट खड़ा रहा। मैंने सोचा शायद ताई जी को मेरे बारे में ठीक से नहीं बताया गया। तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन का, ताई जी मैं धर्म प्रकाश भारती हूं, बहुजन समाज पार्टी से एमएलसी हूं, आगरा का रहने वाला हूं। ताई जी बोली हाँ, आपके बारे में मुझे लोगों ने बता दिया है, आपका मैं जानती हूं। मैं फिर खड़ा रहा। फिर ताई जी उस महिला से बात करती रही। 10 मिनट हो गई। ताई जी ने मुझे ये तक नहीं कहा, भाई एक एमएलसी होना कोई बच्चों का खेल है, गांव का सरपंच नहीं बन पाता आदमी। मुझे ताई जी ने ये तक नहीं कहा कि बेटा बैठ जाओ, खड़े क्यों हो। 10 मिनट बाद मैंने कहा ताई जी, बोली हाँ बोलो, कैसे आना हुआ आपका। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मुझे आपके पैर छूने थे, यही काम था। मैं उनके पैर छू के बाहर निकला, और जैसे ही निकला तो उनके साथी लोग, कुछ रिटायर्ड ऑफिसर वगैरह थे, उन्होंने कहा एमएलसी साहब बैठो। तो मैं उनके साथ बैठ गया। उन्होंने कहा चाय पियोगे? मैंने हाँ पी लेंगे साहब। मैं बहुत निराश होकर लौटा। मेरे मन में ये ख्याल आ रहे थे कि ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक एमएलसी, एक राज्य का प्रभारी, मैं उत्तराखंड का प्रभारी था उस वक्त,
उसके लिए बहन जी के पास ये एक शब्द नहीं है कि बेटा बैठ जाओ, कि भैया बैठ जाओ। तो ये धम्म तो नैतिक है, ये तो प्यार मोहब्बत का है, ये तो दिल जीतने का है मार्ग। कैसे ये काम चलेगा? चाय पीते पीते मैंने उनको कहा, बोले ताई जी से मुलाकात हो गई? मैंने कहा हो गई। क्या हुआ? मुझे हंसी आई और मैंने कहा आप लोग माइंड ना करें और बुरा ना माने, तो मुझे नहीं लगता कि आदरणीय ताई जी के हाथों से ये मूवमेंट आगे बढ़ सकता है। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, उनमें से किसी ने भी मेरी बात का समर्थन नहीं किया, लेकिन किसी ने विरोध भी नहीं किया, सब कीप साइलेंट। मैं चाय पी के चला आया। रमाबाई मैदान में उनकी सभा थी, मैं सभा सुनने गया। अपनी सफारी गाड़ी में बैठा था, मंच पे नहीं गया। मंच से 4-5 बार मेरे नाम का अनाउंसमेंट हुआ। मैंने अनाउंसमेंटर को हाथ से ऐसे कर दिया, मैंने कहा ना मैं यही ठीक हूं। आदरणीय ताई जी का भाषण सुना मैंने, उसकी 2 लाइन सुनाता हूं। बोले उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नेताओं ने 2007 15 मार्च समाज को ये बताया है कि बाबा साहब का कोई नहीं है, उनके परिवार के सारे लोग मर गए, इसलिए समाज गलती से ऐसे लोगों के पीछे चला गया। बाबा साहब का पौत्र प्रकाश राव अंबेडकर लखनऊ में आया हुआ है, वो छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करना है और वो गठबंधन से यहां चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी से, और आप 4-6 सीटें जिता देना। 4-6 सीटें जिता देंगे तो सरकार को धक्का मारने के काम में आएंगे। मैंने अपने ड्राइवर को कहा बेटा मंगल गाड़ी चल। मैं चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि उस समय हम उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे थे। हम ये नारा दे रहे थे, अब की बार बहुमत की सरकार, हम अपनी सरकार बनाएंगे, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आदरणीय मीरा ताई जी कह रही थी कि 2-4 विधायक जिता देना, सरकार को धक्का मारने के काम में आएंगे। तो मुझे उनके भाषणों में भी धम्म नजर नहीं आया और उनके व्यवहार में भी मुझे धम्म नजर नहीं आया। तो फिर मैंने बाबूजी रामकिशन अशोकान जी से, मेरा ट्रांसफर हो गया मध्य प्रदेश, 17 मई को मध्य प्रदेश बहन जी मुझे लगा दी। तो आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब से, और जो मान्यवर काशीराम साहब ने तराश तराश के हीरे तैयार किए थे, मैंने उनसे बातचीत करना शुरू की, इसलिए कि ये 24 कैरेट का सोना है। ये निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं और किसी कारण से बीएसपी में फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो इनको इकट्ठा करके साइड बाय साइड हम धम्म के मूवमेंट को खड़ा करें। और 14 अक्टूबर 2007 को एमएलसी रहते हुए, मैं एमएलसी रहा 2015 तक, हमने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का निर्माण करके, तो आदरणीय बाबूजी रामकिशन अशोकाइन जी और आदरणीय इंजीनियर किशोर साहब के नेतृत्व में कैडर कैंप चलाना पूरे देश में शुरू कर दी। ये मैं आपको बता रहा हूं। और ये निर्णय क्यों लिया? मुझे कांशीराम साहब की एक बात याद आई थी। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि मैंने अपनी जवानी के 13 वर्ष बर्बाद कर दिए, मुझे बहुत दुख है। वो 13 वर्ष कौन से थे? 13 वर्ष वो रिपब्लिकन पार्टी के 8 धड़ों को इकट्ठा करने में लगे रहे। गवई ग्रुप, खोबड़ागरे ग्रुप,
जोगेंद्र कबाड़े ग्रुप, जितने ग्रुप थे वो उनको इकट्ठा करने में लगे रहे कि भाई आप अलग अलग मत चलो, अलग अलग मन चलो, अलग अलग मन चलो, आप इकट्ठे हो जाओ, आप इकट्ठे होकर राजनीतिक आंदोलन को खड़ा करो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। कांशीराम साहब कहते थे कि जब तक आप एमएलए एमपी नहीं बनते तब तक एमएलए एमपी जैसी सुविधा मैं आपको दूंगा, मैं गाड़ी दूंगा, मैं तेल दूंगा, लेकिन भाई ये साहु फूले अंबेडकर की विचारधारा रुकनी नहीं चाहिए। तो कांशीराम साहब ने कहा कि मेरे जीवन के 13 वर्ष बर्बाद हो गए, मैं कामयाब नहीं हो सका। अगर ये 13 वर्ष मैंने अपनी समाज के युवाओं में लगाए होते तो शायद मैं आज और भी आगे निकल गया होता। और तभी से मान्यवर कांशीराम साहब ने जितने लीडर थे पूरे भारत में एससी एसटी ओबीसी के, सबको दरकिनार कर दिया था और उन्होंने युवाओं को तैयार किया, बहुजन समाज के युवाओं को। मैं एक उदाहरण से बता सकता हूं, 1990 के दशक में बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक जिले का जिला अध्यक्ष 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की उम्र का होता था। उदाहरण कोई एक आध जिला रह गया हो अपवाद स्वरूप जहां कोई बड़ी उम्र का जिला अध्यक्ष हो, 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की उम्र का ही जिलाध्यक्ष होता था और लोग कहते थे ये तो बाबुओं की पार्टी है। मैं जब पहली बार जिलाध्यक्ष आगरा में बना था तो मुझे लोग ये कहते थे कि अभी इसके लड़के के दूध के दांत नहीं टूटे हैं और काशीराम ने इसको अध्यक्ष बना दिया। समझ रहे हैं आप लोग, इसके दूध के दांत नहीं टूटे, इसको अध्यक्ष बना दिया। तो फिर कांशीराम साहब ने समाज में लीडरशिप पैदा की। तो मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हमने, साहब के पास तो समय था, वो तो जवानी में ही उस काम में लग गए थे, हम तो जवानी 35 वर्ष बसपा में लगा दिए, जब 58 वर्ष 59 वर्ष के हो गए तब इस काम में लगे, तो हमारे पास तो जवानी भी नहीं थी, समय भी नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि जो 10वारे भारतीय बौद्ध महासभा के टुकड़े टुकड़े पूरे देश में हुए पड़े हैं, अगर हम भी इन्हीं के बीच में सिमट गए तो हमारी ऊर्जा समय इसी में नष्ट हो जाएगा, पता नहीं ये कभी एक होंगे कि नहीं होंगे। तो क्यों ना हमको जो कांशीराम साहब के द्वारा तरासे गए लोग हैं, जो हीरे हैं, उन हीरों को इकट्ठा करके आंदोलन को खड़ा किया जाए। कुछ लोग मुझे प्रश्न करते थे साहब नुकसान नहीं होगा, मैंने कहा भाई चुनाव लड़ोगे तो नुकसान होगा, चुनाव लड़ने से वोट बढ़ जाएंगे, हम कोई चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, मुझे लगता है फायदा होगा। तो लोग पूछते थे कैसे फायदा होगा, हम कहते थे जो हमारे सीनियर साथी घर में निष्क्रिय बैठे हैं, शायद हम आरवीएम के माध्यम से काम करेंगे तो उनको भी चेतना आएगी, वो भी निकल पड़ेंगे, वो भी अपना काम तेज करेंगे कंपटीशन में। और जब ये धम्म प्रचार प्रसार का कंपटीशन तेजी से होगा तो हमारा काम और ज्यादा होगा। और ये नतीजा मुझे देखने को भी मिला, जब आरवीएम के प्रोग्राम होने लग गए, आरवीएम सामाजिक चर्चा में विषय बन गया, तो फिर जो लोग कभी काम नहीं करते थे, कभी कभी महीने 15 दिन में वो भी मीटिंग करने लग गए। तो इसलिए साथियों मैंने 2 नाम 3 नाम आपको बताए। एक सीएम पिपल साहब की भारतीय बौद्ध महासभा चलती है, दिल्ली में उनका कार्यालय है। उत्तर प्रदेश में एक सरोज साहब की, माननीय रतन गौतम साहब की चलती है, वो अलग से है। इस तरह से अलग अलग राज्यों में कई है, 15-20 से ज्यादा निकलेंगी। तो ये आंसर मेरा ये है कि उलझनों में पड़ने से अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है हम भी अगर भारतीय बौद्ध महासभा रख लेते तो हमारे सामने भी एक समस्या हो जाती कि असली कौन सी और नकली कौन सी है। तो वो समस्याओं से मुक्त होकर, काशीराम साहब कहते थे उलझे हुए लोग कभी कामयाब संघर्ष नहीं कर सकते हैं। उलझन से जितना लोग बचेंगे, जितना झगड़ों से बचेंगे, उतना कामयाब आंदोलन खड़ा कर सकते हैं।
तो मेरा आंसर, मैंने इसके बारे में जो साथी जिम्मेदार साथी जुड़े हैं उनको राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का क्यों बनाई गई इसके बारे में बताया, और आपने काफी ध्यान से मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपके जो प्रश्न बचे हैं वो प्रश्न हम लोग आगे के सेशन में फिर से लेंगे। फिर मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने दान दिया है, इसको भी मैं सोच रहा हूँ, टाइम ज्यादा हो गई है, अगले सेशन में उसको भी हम पढ़ देंगे। तो निवेदन मेरा यह है, संविधान चर्चा बहुत ज्ञानवर्धक है, ज्यादा से ज्यादा साथियों को सोमवार को जुड़िए। बुद्ध और उनका धम्म भारत में नहीं दुनिया में प्रचारित होना चाहिए, इसलिए बुद्ध को सुबह 7 बजे लोगों को जोड़िए। 12 जून को युवा मंच कार्यक्रम होगा। 12 जून शनिवार को युवाई अध्यक्षता करेगा, युवाई वक्ता होंगे, युवाई विशिष्ट अतिथि होंगे, हम सब लोग उसके श्रोता होंगे। युवाओं को आगे लाना है, युवाओं में जोश पैदा करना है। और 13 जून रविवार को 10 बजे आपके शेष आंसर हैं जो बचे हैं उनका हम उत्तर देंगे, और संपूर्ण भारत को एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे हमको संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए, उसके लिए हम कुछ साथियों की जिम्मेवारी लगाने के लिए जा रहे हैं। हम कुछ साथियों को राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हैं और एक युवा साथी को राष्ट्रीय सचिव बनाएंगे, एक को राष्ट्रीय सचिव, एक सीनियर साथी को राष्ट्रीय महासचिव। ये दोनों मिलकर इनको एक एरिया, लगभग 10 करोड़ 15 करोड़ का एरिया इन दोनों को दे दिया जाएगा, यानी 5-5, 6-6, 7-7 राज्य इनको दे दिए जाएंगे। ये उन राज्यों के प्रभारी रहेंगे और वहां अपनी देख रेख में तो ये ग्रास रूट तक आरवीएम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन के स्ट्रक्चर को ये खड़ा करेंगे। उसकी तैयारियों पे हम लोग चर्चा करेंगे। जितने साथियों ने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। आज आपने सभी प्रश्नकर्ता साथियों के प्रश्नों के अनुसार सकारात्मक तरीके से उत्तर रखने में पूरा विस्तार से आपने जोर लगाया है और साथियों को जरूर समझ में आया होगा। शेष प्रश्न रह गए हैं उनको भी हम अगले सेशन में ले लेंगे। और आज समय बहुत ज्यादा हुआ है और 252 तक आज साथी जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम समापन गाथा के लिए सबके माइक खोलने की अनुमति देते हैं। सभी साथी अपने माइक खोलें और समापन गाथा से आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। सभी साथी अपने माइक खोल लें। एक साथ हम दोनों हाथ जोड़ के बैठेंगे और एक साथ हम समापन गाथा बोलते हैं। सब सब्बे हन्तु चक्रेमो सब्बे भद्राणि सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चक्रेमो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चक्रेमो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् साधु नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धस्य, जय भीम। आपका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। वेबिनार का समापन की जाती है।